इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे हमने कैथोड पे क्या प्राप्त होगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसके लिए हमने पढ़ा था। आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए हम सीखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए हमें फैराडे के फर्स्ट नियम को समझना जरूरी है। तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सेल में जितने समय तक जितनी धारा प्रवाहित करते हो अर्थात आवेश जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करते हो प्राप्त पदार्थ का जो मान होगा भार जो होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो जैसे सेल के बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये कैथोड है, ये एनोड। किसी इलेक्ट्रोलाइट ने इसको डुबो दिया है एनोड को। तो आपने देखा था कि अगर ये इसका हम कैथोड पे क्या मिलता था एनोड पे प्रोडक्ट क्या मिलता था उसके लिए हमने पिछले टर्म पे पिछले लेक्चर में सीखा था। आज समझेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक संदर्भ में और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक के संबंध में। ठीक है, तो हम मात्रात्मकता की बात करेंगे यहाँ। तो कितने ग्राम पदार्थ प्राप्त होगा किसी भी सेल में आवेश प्रवाहित करने पर, इसका हम डेरिवेशन करना जा रहे हैं। उसके लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडे का प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी भी एनोड या कैथोड पर पदार्थ के मिलने का भार जो होगा वो समानुपाती होगा उसमें प्रवाहित आवेश के Q के। ठीक है, W क्या है? भार। भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, इसलिए W से डिनोट किया गया है और आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। ठीक है, धारा गुणा समय क्या होता है? आवेश के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है? W। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है? फैराडे साहब बोलते हैं प्रथम नियम में कि किसी भी कैथोड या एनोड पर मिलने वाले उत्पाद की मात्रा निर्भर करती है उसमें प्रवाहित आवेश के मान पर। ठीक है, प्रवाहित आवेश मान और जो उस पे प्राप्त उत्पाद का जो मान है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? फैराडे का प्रथम नियम था। तो अब ये इस डेरिवेशन से ही पता चल रहा है कि जो उत्पाद का जो भार है वो समानुपाती है प्रवाहित आवेश के। ठीक है, तो आवेश के प्रवाहित के और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह देते तो ये नाम लिखते तो ये नाम हम ले लिया यहाँ Z। तो क्या Z बराबर Q, सॉरी ZQ। तो ये समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर। यहाँ पर Z जो है वो आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम Z का मान निकालें तो Z का मान निकालोगे तो Q इधर कर दीजिए तो Z बराबर आपको क्या आ जाएगा? W/Q। ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें प्रवाहित आवेश Q बराबर 1 कूलम कर दें तो Z बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
W समानुपाती किसके है, Q के, मतलब भाग जो है वो समानुपाती है आवेश की मात्रा के, समानुपाती का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह आया। तो Z हमने नियतांक लिया Z इज इक्विवेलेंट कांस्टेंट और हमने इसको ट्रांसफर किया तो Z बराबर आ गया W अपॉन Q। अगर हम Q का मान मल्टीप्लाई करते तो Z बराबर आ जाता है हमारा W, ये नियतांक के बराबर हो जाता है बाहर का। अब हम इसको Z का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके हिसाब से मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का धनायन है, सोडियम का धनायन का एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें बदल जाता है, सोडियम के परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, सोडियम का एक धनायन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम के परमाणु में बदल जाता है। और अगर यहीं पे अगर हम इसी प्रकार से, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर एक हमको सोडियम आयन मिल रहा है, इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन से हमको कितने मिलेंगे, एक मोल सोडियम के मिलेंगे। ठीक है, अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के धनायन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम आयन बना रहा है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, अगर एक मोल सोडियम के धनायन हो तो एक मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्या बनाएंगे, एक मोल सोडियम का सोडियम परमाणु बनाएंगे। और एक मोल जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, एक मोल, इसको यहीं छोड़ देते हैं फिर समझ लेते हैं एक मोल पर आवेश कितना होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलम। ठीक है, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, आया कैसे वो देख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणांक 10 की घात -19 कूलम और एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, एवोगैड्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो एक मोल में आवेश कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना और एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हो, कुल एक मोल पर आवेश निकल आएगा। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करिए तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो ये आएगा 96,498 के समथिंग आएगा, 486 के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो ये, अब इसको एक राउंड फिगर में 96,500 मान लिया जाता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर आवेश होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो आप देखिए अब एक मोल पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हमें कितना निकालेंगे, 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम बराबर एक, और एक मोल का भार कितना हुआ, 23 ग्राम। ठीक है, एक मोल का सोडियम का भार कितना होता है, एक मोल जो परमाणु होते हैं उनके भार कितना हो, उसके परमाणु भार के बराबर होता है, तो कितना हो गया 23 ग्राम। अगर हम एक कूलम का आवेश निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 23 बटे 96,500 और एक इसका एक ये जो इसमें आवेश है उसका मान। ठीक है, तो ये सोडियम के लिए क्या आ गया, Z का मान है निकाल। ठीक है, अब इसके लिए निकालेंगे, एक और देख लेते हैं। ये सोडियम के लिए आ गया, एक मैग्नीशियम के लिए देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम Mg2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा, Mg। ठीक, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन
से कितने मिलेंगे हमको, 1 मोल Mg, ठीक है। और 1 मोल में कितने होते हैं, 96,000 तो 2 गुना 96,500, और 1 मोल Mg का भार कितना होता है, 24 ग्राम। तो अगर आप 1 कूलम पे निकालोगे तो कितना, 24 96,500 और इसका आवेश 2 तो n का टोटल 2, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमन बात क्या देखो, ये किसके लिए, z आ गया mg का, ठीक है। एक बार फिर से पूरा देखते हैं। फैराडे के फर्स्ट नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी भी सेल में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उस पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के भार के बराबर होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, सॉरी। तो W समानुपाती में क्यों लिख दिया और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमने एक नियतांक दिया दैट इज इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और इसको z को इधर ट्रांसफर मतलब q को इधर ट्रांसफर किया तो z बराबर हमको W प्राप्त हो गया। एक इसमें प्रवाहित धारा का मान, आवेश का मान 1 कूलम मोर देन z will be equal to W, ओके। इतना इसमें कुछ बात नहीं है। अब हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, सूत्र बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर एक सोडियम का एटम मिलता है, परमाणु मिलता है। तो अगर एक सोडियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एक सोडियम परमाणु मिलता है, तो 1 मोल सोडियम के आयंस में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर 1 मोल सोडियम प्राप्त होगा। और 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है वो मैंने बता दिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 96,500 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आया कहाँ से ये, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 6.10 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या दैट इज 6.022 × 10⁻23। अगर आप और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, 1 मोल में इतने होते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तुमको कुल रेशियो आपको मान मिल जाएगा। ये आता है एप्रोक्सीमेट यदि गुणा करोगे तो 96,400 के आसपास आता है, और इसका राउंड फिगर करके उन्होंने लगाते हैं तो 96,500 लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान लगाया 96,500, और 1 कूलम अगर हम आवेश के बराबर निकालेंगे तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, और इसका जो आवेश का मान है n फैक्टर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से mg के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, एक mg का परमाणु मिला, इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को के 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मोल mg, तो 1 मोल का बार हम कितना लिख दें 96,500, 2 इसके मल्टीप्लाई मिल जाएगा और 24 ग्राम हमको मिलेगा। 1 मोल में मैग्नीशियम का भार कितना होता है 24 ग्राम, तो 1 कूलम का राउंड निकालो तो ये इसके बटे में आ गया 24। तो इसमें हमको क्या, इससे हमको मिल क्या रहा है, कौन क्या चीज है, 1 कूलम, ये क्या है, परमाणु का या अणु का परमाणु भार है। यहाँ पर सोडियम है तो 23 था, यहाँ पर मैग्नीशियम 24 होगा, अगर कोई परमाणु होगा तो उसका परमाणु भार होगा, अणु होगा तो अणु भार होगा। तो ऊपर इसके क्या आ गया, इसका मतलब एटॉमिक मास आ गया या फिर मोलर मास आएगा, वो सॉरी मॉलिक्यूलर मास आएगा, अणु होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो एक कॉमन अगर हम इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, Z बराबर हमको मिल जाएगा या तो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर अणु है जैसे क्लोरीन होता Cl2 या ऑक्सीजन होता O2, तो हम क्या लगाएंगे, O2 तो अणु हो गया ना, तो हम क्या लगाते हैं 1632 लगाते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब ये तो मैग्नीशियम तो एटम है इसलिए एटॉमिक मास हो गया, सोडियम भी एटम है तो एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है, तो बटे हमारा क्या आ गया, ये तो कॉमन ही है 96,500 गुणा, अब यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 2 आया है, ये होता है n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, ये n फैक्टर को लिखते हैं nx, ठीक है। तो n फैक्टर क्या होता है, किसी भी जो आयन है उस पर उसकी वैलेंसी जो होती है, संयोजकता जो होती है उसका n फैक्टर होती है, या फिर जो उसके ऊपर आवेश होता है वो उसका n फैक्टर होता है। जैसे इस पर 1 आवेश है तो यहाँ पर 1 आ गया, इसके 2 आवेश तो 2 आ गया, ठीक है। तो उसका क्या होता है, वो n फैक्टर होता है। ये हमको मिली समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। तो अब समीकरण 2 बार 4 से देखो क्या रिलेशन मिलता है। अगर ये z की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, यहाँ पर z में, तो क्या मिलेगा हमको, देखो
मिलेगा W बराबर Z का मान कितना होगा, एक ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। इसकी जगह रख दिया इंटू क्या है Q, ठीक। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, Q बराबर हमारा क्या होता है आई टी, Q का मान से लगा दीजिए, Q बराबर हमारा आ गया, सॉरी W बराबर हमारा आ गया m मॉलिक्यूलर मास इंटू आई टी अपॉन 96,500 इंटू एल, ठीक है, ये 14,500, ठीक। अब होता क्या है, चूंकि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है m अपॉन nf, ठीक है। तो अगर m अपॉन nf इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, W बराबर m अपॉन आई टी अपॉन 96,500, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसी को, अगर हम ये m को इधर ले आए तो ये हो जाएगा W अपॉन m मॉलिक्यूलर मास इंटू आई टी अपॉन 96,500 इंटू एल, W पदार्थ, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर का पदार्थ का भार बटे अनुभार बराबर क्या होता है मोल की संख्या, तो मोल्स बराबर हो गया I इंटू टी अपॉन 96,500 गुणा एल, तो हमको ये इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा चला ये सब, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर हमको मिला फॉर्मूला I इंटू टी एंड 96,500 इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन और मिलता है कि हमारा जो मोलों की संख्या है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसके एन के, एन इज व्युत्क्रमानुपाती एन है, ठीक है। तो एन, अब एन मोलों की संख्या कैथोड पे भी होगी और एनोड पे भी होगी, तो इसके लिए हमारा ये इसका काम है हमारा, ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले में अगर आपको आई धारा का मान दे रखा है, समय दे रखा है, एन वेक्टर आपको बता ही दिया, आवेश आपका क्या होती है, आवेश परमाणु के आयन में उपस्थित आवेश का मान है, उसकी संयोजकता उसका एन वेक्टर होती है। आप कोई भी मान लीजिए, सारे सूत्रों से कोई मान ला के आप निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, W फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है W समानुपाती होता है Q के, ठीक है। प्रवाहित आवेश का मान, जितना ज़्यादा आवेश का मान प्रवाहित होगा और उत्पाद की प्राप्त उत्पाद की मात्रा उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी। तो W असमानुपाती कैसे बनाया, हमारा नियतांक आ गया Z, ठीक है, और Q आ गया, Q हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, W बराबर W अपॉन Q, ठीक है, इधर ट्रांसफर कर दिया और अगर एक कर दे तो W बराबर Z हो जाएगा। अब हमने ये दो एग्जाम्पल से कॉमन सूत्र Z का मान निकाला, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर सोडियम का एक परमाणु देता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर एक मोल सोडियम बनाएगा, और एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज जो होता है वो 4,500 होता है, और एक मोल सोडियम का भार होता है वो 23 ग्राम होता है। इस तरीके से हमको, अगर हम इसका एक गुलाम का मान निकालें तो इधर ट्रांसफर करोगे, ये हमारा एन वेक्टर है, तो इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसे ही हम निकालेंगे। तो इस तरीके से जेड का मान हमने इसमें लगा दिया तो हमको ये वैल्यू मिली, और इस वैल्यू से हमको वो सॉल्यूशन, इस तरीके से हमको अब इनमें हम ये हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम इसका भार और मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो आप इसका, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर अपना न्यूमेरिकल्स आप अपने ट्राई करें।